चुनावी समर चला हुआ है और आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि हरियाणा में बीजेपी पर दिन ब दिन जो खतरा है वो बढ़ रहा है, वो उसकी वजह हम टटोलेंगे। 10 की 10 सीटों के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इसके तर्क हम आप तक पहुंचाएं। प्रद्युमन जोशीला हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रद्युमन भाई। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपको लग रहा है कि जो दिन ब दिन जो खतरा है बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का अनाउंस किया और उन्होंने बाकी दलों के मुकाबले काफी पहले जो है अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है और प्रत्याशियों के पास बहुत लंबा चौड़ा लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय बच जाएगा चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन जो जो वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, ना ही तो 10 के 10 प्रत्याशियों में से किसी प्रत्याशी का कोई चुनाव जो है उठ रहा है, कहीं कोई चुनावी माहौल दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि तमाम जो लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी हैं उनमें से जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं अधिकतर जगहों पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां जो किसान वर्ग है वो उनका बड़ा भारी विरोध कर रहा है। कई प्रत्याशियों को तो गांव के चबूतरों और चौपालों पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। और जो एक हवा थी मोदी जी के नाम की और बीजेपी जिसको के दम पर जो है 10 की 10 लोकसभा सीटें दोबारा रिपीट करना चाह रही थी, वो आज के दिन कहीं गुम सी हो गई लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जो लोकसभा सीटें जीतने का दावा वो पिछले दिनों कर रही थी, अब वो दावा करने के उस हालात में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल जी प्रद्युमन भाई, अगर बात करें 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, तो 3 जोन माने जाते हैं बेसिकली, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। तो हम बात करें सबसे पहले तो ग्रीन जोन आपको कौन सा लग रहा है फिलहाल, और येलो जोन में कौन सी जगह है? और यहाँ पर बीजेपी के नजरिए से हम देखें कि बीजेपी कहाँ पर येलो जोन में है, कहाँ ग्रीन जोन में है, और कहाँ लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर रेड जोन में है। देखो, वैसे तो डॉक्टर साहब, जब तक जो मुख्य विपक्षी दल है जो इनके सामने चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी, वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करेगी, तब तक जोनों के हिसाब से चर्चा करना उतना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आज के आकलन में जब सिर्फ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अभी आने बाकी हैं, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति अन्य लोकसभा प्रत्याशियों के मुकाबले बेहतर है। और इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बहुत दमदार चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो इन प्रत्याशियों का मुकाबला कर सके। इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में अगर कांग्रेस किन्हीं नए चेहरों पर दांव खेले, जैसे अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र की, जो प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यही वो सीट है जहां से प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहा शख्स चुनाव लड़ रहा है। वरना तो कांग्रेस की तरफ से भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके चुनाव लड़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ना ही पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की चुनाव लड़ने की कोई संभावना दिखाई दे रही है। अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें तो केवल मनोहर लाल खट्टर जी ही चुनावी मैदान में है करनाल से। लिहाजा ये प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में है। इस सीट पर जब किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने जब किसान दिल्ली के बॉर्डरों को घेरे बैठे रहे, उस समय सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई प्रभाव था किसान आंदोलन का, तो वो इसी अंबाला, करनाल और जो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट थी, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में उसका बड़ा अच्छा खासा असर देखने को मिला था। अगर करनाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी किसी डम्मी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक वॉकओवर वो देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस यहां से किसी मजबूत नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतार देती है, बेशक वो चाहे गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का ही क्यों ना हो, तो मनोहर लाल खट्टर जी के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है।
दूसरी बात ये आपका कहने का लोकसभा सीट मतलब ये है ऐसी कि है। जी, जी, दूसरी आपका बात कहने का मतलब करनाल ये है लोक कि जो जो करनाल लोकसभा की आप बात करें, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा मनोहर लाल खट्टर खुद उतरे हैं चुनावी मैदान में लोकसभा सीट के लिए, तो वहां जो पिछले जी, दिनों में देखा गया कि जो किसान आंदोलन था वो बिल्कुल वहां पर पीक पे था, उसी बेल्ट में ज्यादा हुआ। हालांकि पीछे उनका भी विरोध हुआ था जब बतौर मुख्यमंत्री कई प्रोग्राम वहां पर हुए। तो वहां पर अगर कांग्रेस बेहतर जो वहां पर जो विकल्प वहां पर उतारती है तो उसके ऊपर ज्यादा दारोमदार रहेगा, और जो ग्रीन जो जोन दिख रहा है वो येलो जोन में भी जा सकता। तो इसी पे आप बात कर रहे हैं शायद। जी, बिल्कुल। राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष जो है गिर जाते हैं, और जी। अगर मनोहर लाल खट्टर जी के मुकाबले किसी ऐसे शख्स को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है, तो अभय सिंह चौटाला जो प्रदेश में विपक्ष की कांग्रेस के बाद जो बड़ी पार्टी है उसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी का यहाँ समर्थन कर देंगे अगर वो प्रत्याशी हम्म, मनोहर लाल खट्टर जी को हराने के हालात में होगा। तो निश्चित रूप हम्म, से ये सीट पर भी आज के दिन कम से कम ग्रीन जोन है, लेकिन जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी तो यहाँ कुछ भी हम्म, हो सकता है। हम्म, उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी लोकसभा सीट आती है फरीदाबाद, जिसको हम ग्रीन जोन में मान रहे हैं। फरीदाबाद प्रदेश की उन लोकसभा क्षेत्रों में है जिसमें मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और यहां से जो हम्म, कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र सरकार में लगातार दूसरी बार मंत्री थे मोदी जी की कैबिनेट में, वो पूरे देश में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी उनकी जीत थी। और इस बार अगर कांग्रेस वहां से किसी मजबूत चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है तो ही उनका मुकाबला हो पाएगा, वरना पिछली बार कांग्रेस ने पहले वहां से तिगांव के उस समय के विधायक ललित नागर को टिकट दिया था, फिर वो टिकट काट करके अवतार सिंह भड़ाना को एंड टाइम पर चुनावी मैदान में उतारा, जो वहां से कई बार के सांसद हैं, लेकिन उनको बुरी तरह से कृष्णपाल गुर्जर ने हराया। अब भी यही हालात हैं कि कृष्णपाल गुर्जर ग्रीन जोन में हैं। यहाँ सब दारोमदार रहेगा कि कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है। यहाँ बहुत से ऐसे वोटर भी हैं जिनका मूल जो है हरियाणा नहीं है, वो अलग अलग राज्यों से यहाँ आकर के रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ अपने वोट बनवा रखे हैं, जो बहुत ज्यादा संख्या में बीजेपी को अपना वोट करते हैं, जिसकी वजह से कृष्णपाल गुर्जर आज भी कम से कम सेफ जोन में ही दिखाई दे रहे हैं। उसके तो बाद इसके अगर बाद हम बात गुड़गांव करें, जी, अगर तीसरी सीट की बात करें गुड़गांवा, गुड़गांवा से जो अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह हैं, उनका अपना खुद का एक वजूद है। यहाँ चूंकि गुड़गांव पूरा दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का एरिया है और यहाँ बीजेपी की ठीक पोजीशन है, उसके बावजूद राव इंद्रजीत का अपना एक वजूद है, और यहाँ उनके सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वोट जब डलते हैं उस समय, वो यही है कि इस लोकसभा में मेवात, जिसको मुस्लिम बाहुल्य बोला जाता है, उस नूह जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां राव इंद्रजीत के सामने बड़ी समस्या पैदा होती है, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी की तरफ उतना उसका झुकाव नहीं रहता है। लिहाजा आज के दिन ये कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत की भी पोजीशन ग्रीन जोन की है और वो अपने दम पर चुनाव जीतने में वहां सक्षम दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के पास लेकिन भी वहां प्रद्युमन कोई भाई, बड़ा इसमें विकल्प एक दिखाई बात है, नहीं दे रहा। प्रद्युमन जी, इसमें एक बात है कि मैं कल परसों में उनकी कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, राव इंद्रजीत बार बार वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनका दबदबा है, मान लिया कि एक क्षेत्र उसका है, वहां पर वो दबदबा रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो काम पर वोट नहीं मांग रहे, वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इसकी तो कहीं ना कहीं आज भी वो उनके सामने यही है कि मोदी का चेहरा है, वो अपने काम नहीं गिनवाए या काम करवा ही नहीं पाए वो। देखो, ये एक सच्चाई है। अकेले राव इंद्रजीत नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के जो 10 के 10 प्रत्याशी हैं, वो केवल और केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने क्या विकास करवाया पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार में, उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर धारा 370, राम मंदिर और मोदी जी के नाम पर, और एक और जो बड़ा नारा बीजेपी दे रही है 2047 के विकसित भारत के नाम पर, जो है लोगों से वोट मांगे जा रहे हैं। जबकि राव इंद्रजीत से
ने तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में विकास के भी कुछ कार्य करवाए हैं, उनको वो गिनवा सकते हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों को यही लगता है, मेरी भी कई प्रत्याशियों से बातचीत हुई है, कि उनके कामों की बजाय मोदी जी के नाम पर ही लोग ज्यादा वोट देंगे और वो इस चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल ही बनाना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी की जो छवि है वो आज भी मोदी के पैरेलल राष्ट्रीय नेता की नहीं बन पाई है। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता उठाना चाहते हैं। लेकिन काम तो पूछ रहे हैं आजकल। मैं रोहतक में आऊं, चलो आपने बता दिया, सटी हुई एक विधानसभा लोकसभा है रोहतक लोकसभा, वहां पर तो पूछ रहे हैं लोग। और कोसली में कई जगह की वीडियोज सामने आई, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं, वो पूछ रहे हैं कि 5 साल में पहली बार आप शक्ल दिखा रहे हैं। अरविंद शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या लोग तो अब जागरूक तो हैं इसमें। अब वो नहीं, शायद जो कोसली एक इलाका था जिसमें जिसकी वजह से मैं कहूं कि रोहतक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हो पाई यहाँ पर बीजेपी, लेकिन वहां के लोग भी पूछ रहे हैं अपने सांसद से, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप 5 साल में क्यों नहीं आए, काम क्या करवाए। तो क्या उसका असर पड़ेगा आपको चुनाव में, लगता है? और इसके ऊपर भी बताएं कि ये रेड जोन है, येलो जोन है, ग्रीन जोन है रोहतक लोकसभा। देखो, उसका एक बहुत बड़ा जो उत्तर है वो यही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब से यहाँ से सांसद बने ही इस क्षेत्र से, वो पक्ष में रहे या विपक्ष में, उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के बीच में रह करके यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जो है विकास के कार्य करवाए। उनके मुकाबले अरविंद शर्मा कुछ भी नहीं करवा पाए। इसलिए ये एक बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जिन लोगों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का 15 साल का कार्यकाल देखा, वो निश्चित रूप से अरविंद शर्मा उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा फिसड्डी साबित हुए। और इस चीज का लोगों को एक आभास भी है कि जो अरविंद शर्मा 5 साल में आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो कम से कम उससे सवाल जवाब करने ही चाहिए। जहां तक बात आप कर रहे हो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, ये लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की वो लोकसभा क्षेत्र है जहां खुद बीजेपी के भी कई नेता दबी जुबान में भी और कई ओपनली भी ये मानते हैं कि ये सीट कांग्रेस जीतने में सक्षम है, और वो इनके लिए, बीजेपी के लिए, ये टोटली रेड जोन से भी और आगे अगर कोई शब्द हो तो उसमें आती है। कांग्रेस के लिए खाता रोहतक से खुलना निश्चित है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले अरविंद शर्मा इस बार कहीं नजदीक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार अरविंद शर्मा इस इलाके के लिए नए थे और लोगों ने जात पात को लेकर के भी कह सकते हैं, या जो मोदी जी की एक लहर थी उसमें एक नए प्रत्याशी को जो है जिताने में योगदान दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने 5 साल का अरविंद शर्मा का कार्यकाल देख लिया है। इस लोकसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल। तो ये आपने कहा कि रेड जोन से भी आगे, फिर तो डार्क रेड जोन कहेंगे इसको। जी बिल्कुल। तो भिवानी की तरफ बढ़ते हैं। भिवानी में भी जो पिछले प्रत्याशी को यहाँ पर बीजेपी ने फिर मैदान में उतारा है, धर्मवीर को, तो यहाँ पर क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति है बीजेपी के लिए? देखो, भिवानी की सीट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन धर्मवीर सिंह ठीक पोजीशन में है। उसका कारण यह है कि खुद धर्मवीर सिंह का अपना एक वोट बैंक है, उनको चुनाव लड़ना आता है, और वो तोशाम, बारडा से लेकर के और सोहना जो गुड़गांव लोकसभा में पड़ता है वहां तक चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए हैं। उनके पास अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम है। यहाँ सबसे बड़ी कांग्रेस के पास समस्या ये है कि धर्मवीर सिंह भी रेड जोन में आ सकते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि कांग्रेस यहाँ एकजुट नहीं है। अगर कांग्रेस की टिकट चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को मिलती है, तो जो राव दान सिंह का धड़ा है वो उस स्तर पर उनकी मदद नहीं करेगा। अगर वो टिकट राव दान सिंह को मिलती है तो जो चौधरी बंसीलाल जी का जो धड़ा है, जो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी का जो धड़ा है, वो उनकी मदद नहीं करेगा। लिहाजा कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह इस सीट पर आज के दिन कम से कम ठीक पोजीशन में हैं। तो इसमें ये कहें कि अगर बेहतरीन कैंडिडेट उतारती है तो वो येलो जोन में जा सकते हैं यहाँ पर? बेहतरीन कैंडिडेट नहीं, बल्कि यहां अगर कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ती है, क्योंकि बेहतरीन कैंडिडेट तो यहाँ विकल्प ही दो हैं, श्रुति चौधरी और राव दान सिंह।
अगर कांग्रेस यहाँ एकजुटता से चुनाव लड़े, एकजुटता यहाँ सबसे जरूरी है। अगर एकजुटता से चुनाव लड़े तो धर्मवीर सिंह येलो जोन में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो कुछ भी हो सकता है। अब हिसार में चलते हैं। हिसार में रणजीत सिंह चौटाला हैं वहां पर, और मेरे ख्याल में वहां पर जेजेपी भी अपना दम दिखाएगी, वहां पर इनेलो भी दम दिखाएगी, और कांग्रेस भी वहां पर आएगी, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कल ही ज्वाइन कर लिया। उनके बेटे ने पहले कुछ वक्त पहले यहाँ पर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। कल अपनी धर्मपत्नी के साथ वो भी शामिल हो गए, और इकट्ठी जो तस्वीर दिखी कल वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखे, वहां कुमारी शैलजा दिखी, किरण चौधरी दिखी, रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखे। तो ये तमाम लोग एक जगह दिखते हैं, तो लोगों में भी उत्साह तो होता है कि इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। तो और मैंने सवाल भी पूछा था वहां पर बीरेंद्र सिंह से, तो उनकी यही उम्मीद थी कि वहां पर बृजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी रहे हैं और वहीं से वो मैदान में उतरेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वहां की जो बीजेपी के लिहाज से देखें तो वो जोन कौन सा रहेगा? येलो रहेगा, डार्क ग्रीन रहेगा, या फिर वहां पर और जो रेड जोन में चली जाएगी बीजेपी? तो आपको क्या लगता है अंकल, क्या है आपका? देखो, आज के दिन हिसार लोकसभा सीट पर अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी कोई खिलाफत नहीं है, बल्कि यहाँ बीजेपी का विरोध है। और जो बीजेपी के जिन 9 लोगों ने विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ा है, उन 9 लोगों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोग विरोध कर रहे हैं, जिसका खामियाजा चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, इस लोकसभा क्षेत्र में जो मुख्य जो 3 लोग जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, जिनमें कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, कैप्टन अभिमन्यु और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, वो तीनों आज भी दिखाई नहीं दे रहे। सीट को जिताने का पूरा दारोमदार मनोहर लाल खट्टर जी अपने कंधों पर लिए हुए हैं, लगातार वो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसके बावजूद मुझे नहीं लग रहा कि किसी प्रकार का कोई असर इस लोकसभा सीट पर पड़ने जा रहा है। और इस लोकसभा सीट पर जहां तक मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह मझधार में फंसे हुए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मझधार में फंसे हुए आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो उनकी उस स्तर पर मदद नहीं कर रहे जिस स्तर पर एक लोकसभा के प्रत्याशी की मदद करनी चाहिए। हालांकि चौधरी रणजीत चौटाला को लोग यहाँ अच्छा आदमी मानते हैं, लेकिन वोट कितने डालेंगे इस पर बड़ा संशय दिखाई दे रहा है। यहाँ उनकी टांग खींचने वाले सबसे ज्यादा हैं। इसको भी मैं अभी आज के दिन जो है येलो जोन में ही रखूंगा। येलो जोन के बॉटम में मान रहे हैं आप इसको? उसका जी तो अब आगे बढ़ते हैं कि जी सिरसा लोकसभा सटी हुई, हिसार से सटी हुई लोकसभा है, और वहां पर डॉक्टर अशोक तंवर को मैदान में उतारा है, जो पुरानी कांग्रेसी थे, आम आदमी पार्टी से भी वो ताल्लुक रखते थे, तमाम अपना भी एक संगठन चलाया, लेकिन आखिरकार वो बीजेपी में शामिल हुए, और उनको पहली बार शामिल होने के बाद ही लोकसभा का टिकट थमा दिया, उनके ऊपर यकीन कर लिया। लेकिन विरोध उनका भी हो रहा है वहां पर, तो उनका जो आंकलन देखें तो किस तरीके से देखते हैं, किस जोन में है वो? देखो, रोहतक के बाद अगर कांग्रेस किसी सीट को जीतने में सबसे ज्यादा नजदीक दिखाई दे रही है तो वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है। ये लोकसभा क्षेत्र टोटली रेड जोन में दिखाई दे रहा है आज के दिन, क्योंकि यहाँ अशोक तंवर की बड़ी भारी लोग खिलाफत कर रहे हैं। बीजेपी का संगठन भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और यहाँ जो कुमारी शैलजा अशोक तंवर के मुकाबले बहुत बड़ी नेता हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से उसका भी एक एज कुमारी शैलजा को मिलेगा। और इस सीट पर अशोक तंवर के लिए आज के दिन कम से कम जो है रेड जोन दिखाई दे रहा है। वो जीतने की संभावनाएं काफी उनकी जो है कम दिखाई दे रही हैं आज के दिन। जी, सोनीपत में चलते हैं। जी जी जी, अशोक तंवर एक हालात में यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ 8-9 ऐसे नेता हैं जो अपने आप में जिनका अपना एक वजूद है, अगर वो नेता उनकी दिल से मदद करें तो ही अशोक तंवर ये चुनाव जीत सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। जी
अब पीछे कुछ 2-3 दिन की खबर है कि वहां पर हेलीकॉप्टर में लेके आते हैं मनोहर लाल खट्टर उनको और कांडा को। तो अब हालांकि मीटिंग तो हो गई, लेकिन दिल कितने मिले वो देखने वाली बात होगी। कुछ प्रभाव पड़ेगा इन चीजों का? जी बिल्कुल। देखो, कोशिश से इन 2 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की, हिसार और सिरसा, जिनको मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ा अड़ करके जो है बीजेपी आला कमान से दिलवाई हैं। और ये दोनों ही सीटों पर नाक का सवाल मनोहर लाल खट्टर जी के लिए बना हुआ है। वो लगातार इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। अब जब एक नेता चुनाव शुरू होते ही अगर अपने घर से नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से उसके कार्यकर्ताओं को संदेश तो पहले से ही मिल जाता है कि ये नेता केवल मजबूरी में हाथ हिला रहा है, ये दिल से जो है फला नेता के साथ नहीं है। तो हो सकता है कांडा साहब मन मार करके जो है अशोक तंवर के साथ आए हों। ये तो अगले 1-2 दिन में ही क्लियर हो पाएगा, जब वो उनकी कोई जनसभा वगैरह कराएंगे या नहीं कराएंगे। अभी इस विषय पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि उनके कार्यकर्ता अशोक तंवर के साथ उस स्तर पर नहीं लगे हुए जिस स्तर पर जीत के लिए लगना चाहिए। तो सोनीपत में चलते हैं। सोनीपत में किस तरह की स्थिति देखते हैं आप आज के हालात को देखते हुए? बड़ोली को टिकट देना, सोनीपत में रमेश कौशिक की टिकट काट करके मोहनलाल को जब से टिकट दी है तब से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ये टिकट भी फंस गई है और ये पूरी तरह से रेड जोन में आ गई है। कांग्रेस पार्टी यहां अगर जींद जिले के किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देती है तो मोहनलाल बड़ौली के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और ये सीट आज भी रेड जोन में ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है यहाँ जीतने के हालात में है, बशर्ते वो कैंडिडेट जींद जिले के किसी मजबूत नेता को यहां से चुनावी मैदान में उतार दें। बेशक चाहे वो गैर राजनीतिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो हो जींद जिले का, तो ताकि अभी इसका फर्क पड़ेगा जिस तरीके से अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल हो गए और जींद जिले से ताल्लुक रखते हैं वो, तो इसका तो फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, देखो निश्चित रूप से बीरेंद्र सिंह का प्रदेश के 3 जिलों में तो अपना एक खासा प्रभाव है, हिसार, जींद और कैथल। ये जो 3 जिसको बांगर की धरती बोलते हैं जींद को, इस क्षेत्र में बीरेंद्र सिंह के आने से बड़ा खासा प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फायदा होगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं जो जाट और किसान मतदाता पहले से उनसे रुष्ट थे अब और ज्यादा जो है खुल करके वो आ जाएंगे मैदान में। जी, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे और हम पहुंचते हैं करनाल की तरफ। करनाल का हमने पहले जिक्र कर लिया, तो अब फिर अंबाला सीट को किस तरीके से देखते हैं आप? अंबाला लोकसभा सीट पर सब कुछ दांव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है, क्योंकि नायब सिंह सैनी इसी लोकसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उनकी खुद की धर्मपत्नी जिला परिषद के चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। उसके बावजूद पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस तरह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उन पर विश्वास कर रहा है, अब नायब सिंह सैनी के हाथ में है बंतो कटारिया को जिताने की पूरी बागडोर। यहाँ अनिल विज जी रुष्ट है बीजेपी से, वो लगातार जो है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अगर यहाँ से किसी मजबूत चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है तो ये सीट भी रेड जोन में जानी तय है बीजेपी के लिए। उसका एक बड़ा कारण ये है कि ये सीट पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा। सरदार जो सिख बाहुल्य सीट भी है और यहाँ आम आदमी पार्टी का भी एक अच्छा खासा दबदबा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन अंबाला पर भी खतरों के बादल जो है मंडरा रहे हैं। जी जी, कुरुक्षेत्र भी बच गई थी हमारी सीट जी, बीच में कुरुक्षेत्र रह गया था लोकसभा। कुरुक्षेत्र में भी आप देखें कि अभय सिंह चौटाला वहां से हैं, वहां से आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनको वहां पर मौका दिया गया है और यहाँ से नवीन जिंदल हैं बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर। तो यहाँ पर तो पिक्चर सारी क्लियर है। जैसे कैंडिडेट के हिसाब से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे तो अमूमन सारे जो मुख्य पार्टियों के थे वो जो उम्मीदवार हैं वो सामने हैं। तो अब यहाँ पर स्थिति क्या है कुरुक्षेत्र के रण में? रेड जोन में कौन दिखाई दे रहा है आज की स्थिति में?
इस सीट पर ये हरियाणा की हॉट सीटों में ही गिनी जाएगी, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इनेलो के जो कर्ता धर्ता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इनेलो के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इलाका भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस सीट से जब से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में आए हैं तब से ये सीट हरियाणा की वो इकलौती सीट होगी जहां तिकोना मुकाबला होगा, वरना तमाम जितनी सीटें हैं सब में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहेगा, लेकिन इस सीट पर तिकोना मुकाबला रहेगा। यहां आज के दिन चूंकि नवीन जिंदल अभी तक चुनावी समर में नहीं उतरे हैं, उन्होंने कोई अपना प्रचार प्रसार शुरू नहीं किया है। सुशील गुप्ता पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहां चुनावी समर में अपना उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा रखा है, और कांग्रेस के बड़े नेता चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जयप्रकाश जेपी हो, अशोक अरोड़ा हो, वो तमाम नेता भी उनकी मदद कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सीट पर आज के